जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये आपका जो होगा ये लेक्चर, ये आपका लगभग 5वां लेक्चर होने वाला है। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर ऐसे अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है, जो कि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाती है, जिसमें कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके 6 सब्जेक्ट के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको शुरुआत करते हैं, अच्छी तरीके से शुरुआत करते हैं, ताकि आपको पूरे क्वेश्चनों पर जो है अच्छी कमांड हो पाए सभी विषय में। तो चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा है अंश और अंश। अंश और अंश ये होता है समश्रुति भिन्नार्थक, या ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या होता है कि इनके जो है देखो उच्चारण जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसमें जैसे कि समझ सकते हो बस थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर सिर्फ होता है। जैसे कि आपकी बीबी और साली में जो अंतर होता है बस थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ऐसे कहते हैं जो साली होती है आधी घर वाली होती है, तो वैसे यहाँ पर ये जो समश्रुति भिन्नार्थक होते हैं देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर जरूर होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अंश और अंश में क्या अंतर है। तो अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है। अंश का मतलब होता है कंधा और एक अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक का मतलब होता है कंधा, एक का मतलब होता है भाग। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ किसका अनेकार्थी है। हाथ किसका अनेकार्थी शब्द, यानी कि हम यूं कहें कि किसका पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है पर्यायवाची। तो हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, कर हो जाएगा, कवि हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा कर। कर यानी कौन सा कर, हाथ को ही कर बोलते हैं। और हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं, हाथी के द्वारा तो हम कर पे करते हैं, यानी कि हम जो टैक्स देते हैं, ठीक है, जो हम मान लो कि बिजली का बिल देते हैं, अगर होम टैक्स देते हैं, होम कर देते हैं, सब क्या देते हैं, हाथ से देते हैं। इसीलिए इसको भी कर कहा जाता है, यानी जो टैक्स होता है वो भी एक प्रकार से कर होता है, ठीक है। हाथ जो है उसको कर कहते हैं, हाथी को भी कर कहते हैं। जो हाथी होता है उसको भी कर कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसके अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी बहुत पूछी जाती है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। आप हाई स्कूल में होंगे तब से आप जानते होंगे इसके बारे में, और तब से बहुत बार पूछा जा चुका है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, सदल मिश्रा है। फोर्थ है आपका ईसा अल्लाह खा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ईसा अल्लाह खा, जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो ईसा अल्लाह खा की है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस मंडन के लेखक हैं। श्रृंगार रस मंडन के लेखक हैं। श्रृंगार की वर्तनी देख लीजिएगा, ऐसे ही श्रृंगार लिखा जाता है, इसमें डबल वो नहीं लगेंगे, ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के लेखक है। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महादेवी वर्मा, सी है गोसाई विठलनाथ, फोर्थ है राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोसाई विठलनाथ इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा में संस्थापक थे। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा में संस्थापक इसके कौन थे, जिसके जो है स्थापना की गई थी। तो इसके संस्थापक थे द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्ता, श्यामदास या फिर मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो श्याम सुंदर दास। श्याम है जो सुंदर है, वही दास है काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना करने वाले, यानी उसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछावन जो है आपका बिछावन विधि मुर्गी पालन में
प्रति मुर्गी को फर्श का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। एक जो मुर्गी होती है उसके लिए लगभग कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बताइए 0.20 मीटर स्क्वायर, 0.27 मीटर स्क्वायर, या फिर थर्ड आपका 0.45 मीटर स्क्वायर, 0.50 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा मैथ का यहाँ पर कि जीरो के पॉइंट जो होता है, पॉइंट के बाद जो लिखा होता है उसको हम अंकों में पढ़ते हैं। उसको डायरेक्ट जिसे हम यहाँ पर कहें इसको हम 0.27 कहें तो ये हमारा गलत होगा, गलत होगा। हम यही कहेंगे 0.27। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाइवा में जब एग्रोनॉमी का होगा या इंजीनियरिंग में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आंसर बताइए कितना है। तो आंसर जब आप डायरेक्ट कहोगे 18.27 है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर का जो आएगा वाइवा लेने तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखेगा, मतलब बहुत बारीक चीज़ें पूछ लेता है सही। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जो मेरे समय में ऐसा ऐसा हुआ था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर बनेगा 0.27 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडे में प्रोटीन पाया जाता है 5%, 7%, 9%, 13%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडे में प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है। ये जो है अंडे में प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। कौन सा होने वाला है, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप सोचे एक क्वेश्चन आपको अब इसी में से कोई एक क्वेश्चन जो चुनेंगे उसको देंगे ताकि आप कमेंट करके वो बस का आंसर बता पाओ। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, कितने समर्पित है, तन मन धन से पढ़ाई को लेकर, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर कितने आप सीरियस हैं। ठीक है, आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा में बधियाकरण को कहते हैं। जो मादा होती है उसमें जो है बधियाकरण को क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं, स्पेइंग कहते हैं, स्टीमिंग अप कहते हैं, या फिर बधियाकरण कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो स्पेइंग कहेंगे, स्पेइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेइंग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्पेइंग। ठीक है, स्पेइंग कहते हैं मादा में बधियाकरण को। नेक्स्ट है गाय के शरीर का तापक्रम होता है। गाय का जो तापक्रम है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड है आपका 103.5 फ़ारेनहाइट, और आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 101। अब इसको याद कैसे रखोगे, हम कोई चीज़ दान में देते हैं, हम ज़्यादातर क्या कौन सा पशु दान में देते हैं, हम गौदान कराते हैं। तो गौदान जब कराओगे तो खाली करा दोगे, साथ में क्या दोगे, 101 रुपये भी तो दोगे। तो 101 रुपये दोगे ना, तो इसी से याद रखना गाय का जो टेम्परेचर है क्या, वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और गाय का हम क्या करते हैं, दान में देते हैं। तो ऐसे इसको कोरिलेट करके याद रखना कि गाय का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब डिग्री मन लगा देना वरना गाय बचेगी नहीं, यहाँ पर फ़ारेनहाइट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, गाय का बच्चा कितनी आयु, गाय का बच्चा एक सेकेंड, अब आ गया सही। तो गाय का बच्चा कितनी आयु पर हरा चारा खाना प्रारंभ करता है। तो कितनी आयु पर हरा चारा खाना प्रारंभ करता है, 10 से 15 दिन, दूसरा है आपका 1 से 2 दिन, 2 महीने बाद, या फिर थर्ड है आपका 2 से 3 दिन बाद, फोर्थ है आपका 2 से 3 महीने बाद। तो कब इसका खाना खाना स्टार्ट करता है ये आपको बताना है, कितने दिनों के बाद। जो है आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 10 से 15 दिन पे, या फिर 1 से 2 महीने बाद, या फिर आपका क्या हो जाएगा 2 से 3 दिन बाद। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा इसमें, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 से 3 महीने बाद जो है उसे हरा चारा खाना प्रारंभ करता है, या फिर आपको उसके बाद ही खाना उसको देना चाहिए 2 महीने बाद। ठीक है,
क्योंकि अगर पहले देते तो उसको उतना अच्छा से वो क्या कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको 2 से 3 महीने बाद ही चारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आवर्त में दाहिने और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा आयरन विभव, इंपॉर्टेंट है ये, परमाणु त्रिज्या तथा आयरन विभव क्रमशः क्या होता है, तो आपका घटता है और बढ़ता है। क्या राइट आंसर इसका बनेगा, घटता है, यानी कि हमारी जो परमाणु त्रिज्या है दाहिने से बाएं, अब जैसे ये है आपका, तो ये होता है हमारा लेफ्ट, ये होता है राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट, यानी कि हम कह सकते हैं इसको बाया, ये हो जाएगा दाया। ठीक है, इसके में अब क्या है, दाहिने और बढ़ने पर, तो बाएं से दाहिने और जाने पर, इस तरफ जाने पर जो इसका क्या होगा, परमाणु त्रिज्या, जो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल जब देखोगे उसमें जो है इस तरफ जाओगे तो उसका क्या होगा, परमाणु त्रिज्या कम मिलेगी आपको और आयरन विभव आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, जल की जो स्थायी कठोरता है वो किसके कारण होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों होते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों। इसमें क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होते हैं, जैसे कि कैल्शियम का सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का जो है आपका जो होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, सभी चीज़ें आपकी हो सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, कौन सा इसमें नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, ये केमिस्ट्री के प्रश्न चल रहे हैं। तो इसमें अमोनिया नहीं है, यूरिया नहीं, सुपर फास्फेट नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका, सुपर फास्फेट, जो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट है ये, इनमें सब में क्या होता है, इसमें फास्फोरस होता है, यानी कि फास्फोरस होता है। ठीक है, और इन सब में क्या होता है, यूरिया है, अमोनिया है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजन उर्वरक होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है, कार्बन धातु की संयोजकता होती है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है आपका, ये 4 होती है। ये होता है हमारा कार्बन, इसकी 4 संयोजकता होती है, इस तरफ से 1 2 3 4 संयोजकता इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, लोहा है, ग्रेफाइट है, तांबा है, या हीरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोरतम तत्व माना जाता है, मतलब पदार्थ माना जाता है। लिस्ट आपका है, अब जूलॉजी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है केचुए में, हाइड्रा में, काकरोच में, मेंढक में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, केचुए में, हाइड्रा में, काकरोच में, मेंढक में। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, काकरोच में पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किसमें पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो काकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा जा चुका है ये, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपका सारस है या क्रेन है, क्या है, सारस है या क्रेन है। वहीं पर पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो आपका मोर है, जिसको साइंटिफिक नेम होता है पावक स्टेटस, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी जंतुओं में बाल किससे उत्पन्न होते हैं, ये देखो अब पूछा, स्तनी जंतुओं में जो स्तनी होते हैं, जो मेमल्स होते हैं, जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं, जिनके स्तन पूर्णतः विकसित होते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, मतलब स्तनी होते हैं, वो मेमल्स होते हैं। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, स्तनी जंतुओं में बाल किससे उत्पन्न रचनाएं हैं, मतलब किससे होते हैं, एपिडर्मिस से होते हैं, डर्मिस से होते हैं, मेसोडर्मिस से होते हैं, एंडोडर्मिस से होते हैं। तो इसका राइट आंसर है एपिडर्मिस में होते हैं, यानी कि जो हमारी स्किन आप देख रहे हैं, जो स्किन है इसके ऊपर जो रोए लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये जो बाल होते हैं इसमें जो आते हैं, ये किस पे आते हैं, सबसे ऊपर जो होती है लेयर उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जस्ट उसके नीचे होती है मेसोडर्मिस, फिर ठीक है उसके नीचे डर्मिस होती है, उसके बाद फिर मेसोडर्मिस, फिर सबसे नीचे जो होती है एक लेयर, तो वो आपकी एंडोडर्मिस होती है। और अभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, त्वचा के अंदर को क्या कहते हैं, डर्मिलॉजी कहते हैं, डर्मिलॉजी कहते हैं। और जो होता है जैसे देखते हो डर्मिलॉजिस्ट होते हैं, तो किसका मतलब होता है, जो त्वचा रोगी जो होते हैं उनसे संबंधित कोई अगर बीमारी है तो उसे डर्मिलॉजिस्ट के द्वारा ठीक किया जाता है।
नेक्स्ट आपका है वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? लाइपेज द्वारा होता है, माल्टेज के द्वारा होता है, टाइलिन द्वारा होता है, लैक्टेज के द्वारा होता है। तो वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो आपका लाइपेज के द्वारा होता है। किससे? लाइपेज के द्वारा होता है। ये वसा का पाचन करता है। टाइलिन आपका किसका करता है? CHO का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है। ये जो टाइलिन है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके लार में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी रचना भोजन को वायु नाल में जाने से रोकती है? कौन सी रचना ऐसी है जो भोजन को वायुमान, जो जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमारे वायु जो मार्ग है उसमें ना जाए, उसको कौन रोकता है? कंठ द्वार रोकता है, एपिग्लॉटिस रोकता है, या फिर निगल द्वार रोकता है, या ग्रसनी रोकती है? तो कौन सा रोकता है इसमें? तो इसका राइट आंसर है एपिग्लैक्टिस जो लगा होता है हमारे यहाँ पर गले में, तो उसी को द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स शुरू हो चुका है। विस्तृत खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो विस्तृत खेती होती है, इस मतलब कि विस्तृत खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जहाँ पर क्या होता है कि खेत होता है वो काफ़ी, उसकी खेती करने की जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, खेती करने की जगह जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन कम होता है उसकी कंपेरिजन में। मतलब वो ऐसे कह सकते हो, उत्पादन हमें बढ़ाना है तो इसमें हम क्या कहते हैं, खेती को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब कि उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं इन कंपेरिजन टू उसको, मतलब कि कैसे हम अधिक उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, लेकिन जो सघन खेती होती है, यानी जो गहन खेती होती है, गहन एक होती है गहन खेती या सघन खेती, इसमें क्या होती है, जगह होती है कम, लेकिन कम जगह में हम इस प्रकार से उसका मैनेजमेंट अच्छा करते हैं ताकि उससे हम अधिक उत्पादन ले सकें। अब यहाँ पर जैसे कि शहरों के पास जो होती है वो जगह कम होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर सघन खेती की जाती है। जैसे कि जहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मान लो थोड़ा इधर मतलब कि तो उसका उत्पादन बढ़ाना है तो कहोगे यार 1 बीघा और हम बोल लेते हैं। ठीक है, तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल नहीं बढ़ाएगी, गहन में हम कम खेती रहेगी लेकिन उस पर हम उसका मैनेजमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, उसका मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे कि अच्छा उत्पादन हम लेंगे। तो इसमें राइट आंसर आ जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है भूमि पूंजी श्रम प्रबंधन। तो इस किसके अंदर आएगा, भूमि में आएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका भूमि बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम उत्पादन का कैसा साधन है? निष्क्रिय है, सजीव है, निर्जीव है, कैसा है आपका? श्रम जो है वो कैसा साधन है? ठीक है, श्रम कैसा है? उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। ठीक है, सजीव साधन कह सकते हो या फिर ऐसे कहते हो सक्रिय साधन है, तो आपका सजीव साधन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सजीव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? जो सर्वाधिक निष्क्रिय साधन कौन सा है, तो उसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, सबसे सर्वाधिक, मतलब कि वो मतलब कि उससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा कैसा आपका व्यापार चल रहा है, वो किसका है, मतलब कि वो एक बार तुम उस पर लगा दिया, वो तुम्हारा जो है उससे कुछ मतलब घटा बढ़ाकर जो है ऐसे मतलब कि एक्टिविटी नहीं करता डेली, ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कोई, तो वो होता ही तुम्हारी भूमि जो है एक बार यहाँ पर लगा दिए, कोई स्थापित कर दिए, वो वैसे ही रहेगी, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं जब तक तुम उस पर कुछ करोगे नहीं। वहाँ पर श्रम रखोगे, संगठन बनाओगे, तभी तो कर पाओगे। ये हमारा एक्टिव रहेगा ना, यही तो वर्क पावर रहेगा। लेकिन लैंड जो होती है हमारी इनएक्टिव रहती है, यानी कि निष्क्रिय साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी देशी पूंजी में सम्मिलित नहीं है? मतलब देशी नहीं है, ऐसे कह सकते हो देश की पूंजी में सम्मिलित नहीं है। कौन सी ऐसी पूंजी है? राष्ट्रीय रेलवे, राष्ट्रीय सड़कें, राष्ट्रीय इमारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर 4th आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसे बोलते हैं? IMF। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। IMF इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुद्रा के द्वारा होने वाले विनिमय को कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय, परोक्ष विनिमय, या फिर क्रय या फिर विक्रय। इसको हम क्या कहेंगे? मुद्रा के द्वारा होने वाला विनिमय को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय या परोक्ष विनिमय
या फिर इसको कहते हैं क्रय या विक्रय, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष विनिमय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंदम उपहार प्रजाति है, यहाँ से सस्य विज्ञान आपका प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आपका सस्य विज्ञान प्रारंभ हो चुका है। पंद उपहार प्रजाति है गाजर की, मटर की, टमाटर की, शलजम की। तो पंद उपहार किसकी प्रजाति है आपकी, तो आपकी राइट आंसर हो जाएगी मटर की है। ठीक है, पूसा मेघाली, पूसा मेघाली, मेघाली, पूसा मेघाली, पूसा मेघाली क्या होगा, मेघाली। ये किसकी, गाजर की है, बहुत फेमस वैरायटी है। ठीक है, पूसा मेघाली, ये सभी आपको याद रखना है। टमाटर की जैसे याद रख सकते हो, पूसा रूबी इंपॉर्टेंट है इसीलिए यही बता रहा हूं आपको, पूसा रूबी। टिप टॉप, टिप टिप टॉप, ठीक है, इसकी याद रख सकते हो, पूसा चंद्रिमा। पूसा चंद्रिमा, ऐसे करके इसमें काफी क्वेश्चन आपके वैरायटी काफी सारी में है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हमें आपको 2-3 दिन बताता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए वैरायटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, एलाइल के द्वारा होता है या कैरोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। ये इस क्वेश्चन है वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्याज में तीखेपन के लिए कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। क्या पूछेगा, कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सल्फाइड है यानी कि सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा या और सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड भी इसमें पाया जाता है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, कैरोटीनॉइड किसमें पाया जाता है, आपका मिल्क में होता है। मिल्क, जो मिल्क होता है यानी दूध होता है, उसमें जो येलो कलर होता है कैरोटीनॉइड के कारण होता है, सॉरी कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है, किसके, कैरोटीन के कारण होता है इसका पीला रंग दूध का। और ये आपका पशुपालन में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और कैरोटीनॉइड के कारण क्या होता है, ये भी एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ये पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड, जैसे कि टमाटर में भी पाया जाता है कैरोटीनॉइड, लेकिन उसमें लाइकोपिन रेड कलर के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है, कैरोटीनॉइड भी पाए जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, ये भी है, काफी क्वेश्चन है। बोल्टिंग संबंधित है, किससे संबंधित है, प्याज से, आलू से, फूल गोभी से, पत्ता गोभी से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्याज। बोल्टिंग, बोल्टिंग किसके कारण हो जाती है, जब अधिक टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, जब फ्लावरिंग हो जाती है, मतलब कि पेड़ होता है, पेड़ में जो ये प्याज है, अब प्याज में क्या होता है, ये पौधा लगा हुआ है। ठीक है, अचानक जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, इसमें जो फ्लावर निकलने लगते हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्करम, वो निकल आता है। जो पुष्करम जब निकल आता है तो उसी को बोलते हैं बोल्टिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं बोल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा विश्वास प्रजाति है। पूसा विश्वास, विश्वास किस पे होता है, हमें काशी फल पे होता है ना, किस पे होता है, पूसा विश्वास किसकी प्रजाति हो जाएगी, तो खरबूजा की हो जाएगी, करेला की हो जाएगी, लौकी की हो जाएगी, काशी फल की हो जाएगी। पूसा विश्वास किसकी हो जाएगी आपकी, तो काशी फल की यहाँ पर आपकी पूसा विश्वास प्रजाति हो जाएगी। ठीक है, काशी फल की यानी कद्दू की आपकी हो जाएगी, कद्दू की, कद्दू। ठीक है, पूसा विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिट्रेलस लेनेटस वैज्ञानिक नाम है किसका है। सिट्रेलस लेनेटस वैज्ञानिक नाम किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या बन सकता है, पहला है खरबूजे का, दूसरा है आपका प्याज का, थर्ड है आपका तरबूज का, फोर्थ है आपका लहसुन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, तो ये आपका बनेगा तरबूज का। किसका, तरबूज का। खरबूजे का होता है कुकुमिस, कुकुमिस, कुकुमिस मिलो, कुकुमिस मिलो। ठीक है, कुकुमिस मिलो होता है खरबूजे का। एलियम सेपा होता है, एलियम, एलियम सेपा। ठीक है, एलियम सेपा होता है। और वैज्ञानिक नाम जब भी लिखना उसके नीचे जो है अंडरलाइन जरूर कर देना, क्योंकि ये इटैलिक में होते हैं। चाहे आप जिसमें लिख रहे हो, चाहे जूलॉजी में लिखो, बॉटनी में लिखो, कहीं पर भी अगर तुम्हें लिखना हो किसी का साइंटिफिक नेम, जूलॉजिक नेम, ठीक है, तो वहाँ पर आप अंडरलाइन जरूर कर दिया करो। ठीक है, एलियम सेपा ये प्याज का होता है, एलियम, एलियम सटाइवा, साटिवा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसका, लहसुन का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन का है आपका पूसा मंजरी। पूसा मंजरी प्रजाति है, तो पूसा मंजरी किसकी प्रजाति है, तो राई की है, लौकी की है,
करेला की है, कद्दू की है, तो किसकी प्रजाति हो जाएगी? पूसा मंजरी। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा लौकी। ठीक है, लेजिनेरिया ससैरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा मंजरी किसकी प्रजाति है? तो लौकी की है। इसमें याद रखा ना है आपको। और एक नारेंद्र शिवानी, जानते हो कितनी बड़ी होती है वैरायटी? कम से कम 7 से 8 फीट की होती है नारेंद्र शिवानी। नारेंद्र रश्मि, ये अपनी जो है नरेंद्र रश्मि। ठीक, ये सभी वैरायटी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद। और एक चीज़ आपको पहले बता दें, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका कारण था क्योंकि मुझे भी थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, और दूसरी चीज़ मेरा जो डाटा जो है वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। 1 GB डाटा मिलता है, वो एक ही वीडियो में अपलोड करने में पूरा खत्म हो जाता है, इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन थोड़ी कोशिश करूँगा जल्द ही अपना रिचार्ज बढ़ा कर करने की, और आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है।